बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत की और आला जमहूरी रिवायात की पासदारी करते हुए वो बज़ाते खुद मौलाना फजलुर रहमान, असद कैसर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं के पास खुद गए और उनका हाल अहवाल पूछा। पार्लियामेंट से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। खिताब में वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को कहा कि आए मिल बैठ कर बात करें, मुल्क की तरक्की की बात करें। इससे कबल वज़ीर आज़म ने यह बात भी की कि 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तमाम तर रिजर्वेशन के बावजूद, तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम ऐवान में आए, ना सिर्फ आए बल्कि हमने पहली तकरीर जो वज़ीर आज़म ने की उसमें उन्होंने चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की, मगर उनकी पेशकश को ठुकरा दिया गया। कल एक बार फिर वज़ीर आज़म ने कहा कि इसके अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं है कि हम सब मिल बैठ कर बात करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। मगर हुआ क्या? दूसरी जानिब जब वज़ीर आज़म ने यह बात की है तो दूसरी तरफ हमने देखा कि वज़ीर आज़म की पेशकश के जवाब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने एक बार फिर पेश की शराइत रख दी। अब सवाल यह है कि अपोजिशन किस नज़रिए, किस सोच के तहत इस वक्त पार्लियामान में मौजूद है। क्या हालात इस बात के मुतकाज़ी नहीं है कि जो सियासी गर्द हमें उड़ती हुई नज़र आ रही है ये सेटल डाउन हो? क्या जो गरीब के मसाइल हैं ये कोई मसला नहीं है? क्या हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि इस वक्त मुल्क में माशी इस्तेहकाम किस कदर ज़रूरी है और माशी इस्तेहकाम हमारा जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम से, और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, जो भी गिले शिकवे हैं वो बैठ कर बात हल की जा सकती है। लेकिन अपोजिशन का रवैया हमें बिल्कुल इसके बरक्स नज़र आ रहा है। बात यह भी है कि क्या जो किरदार अपोजिशन का होना चाहिए हकीकी मानों में ये वही किरदार है जो हमें पार्लियामेंट में वो निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे मेरे पर्टिनेंट पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौरसी साहब, आप तीनों को खुश आमदीद कहूँगी। लाहौर में हमारा पैनल मौजूद है, सजाद अनवर साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका भी। शनीला, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगी। वज़ीर आज़म ने तहरीके इंसाफ को मुज़ाकरात की एक बार फिर दावत दी है। अपोजिशन ने एक बार फिर मशरूत तरीके से उसको जोड़ा है कि मशरूत आमादगी जाहिर की है। क्या ये हालात मुफाहमत की तरफ बढ़ सकते हैं किसी तौर? शुक्रिया नाजिया। पहली बात तो ये है कि जब आप शराइत रख देते ना फिर वो मुज़ाकरात नहीं होते हैं। जब आपने मुज़ाकरात में आना होता है तो आप खुले जहन के साथ आते हैं, फिर वहाँ पे जाके आप अपनी डिमांड रखते हैं, उनकी डिमांड सुनते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ नतीजा निकाला जाता है कि कहीं पे हुकूमत पीछे हटेगी, कहीं पे ओपोजिशन पीछे हटेगी। लेकिन जब आप पहले ये डिमांड कर दें कि जी आप बानी पीटीआई को रिहा कर दें, हमारे तमाम 9 मई के जो मुल्ज़िम हैं उनको रिहा कर दें, जो हमारा मैंडेट है उसको तस्लीम कर दें, उसका मतलब ये कि नहीं ना होने वाली बातें हैं ना। पहली बात तो ये है कि जो बानी पीटीआई जेल के अंदर है उनको रिहा वजीर आजम ने नहीं करना है। उन्होंने एक अदालती प्रोसेस से गुजरना है और उसके बाद उनको रिलीफ मिलना, जो कि उनको बहुत से केसेस में मिल भी रहा है। साइफर केस हम समझते थे बड़ा मजबूत केस है, लेकिन उनको वहां से रिलीफ मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इसी तरह जो आज उनके केस में जो इद्दत का केस था उसके अंदर सजा की जो उन्होंने अपील की थी कि उसको मुअत्तल कर दिया जाए, वो अदालत ने नहीं किया। अब वजीर आजम उनको जाके ये तो कह नहीं सकते कि जी आईनी तौर पे बनती नहीं है लेकिन चले आप दे दें, हमने मुज़ाकरात करने। तो इस तरह होता नहीं है। जमहूरियत के अंदर मुज़ाकरात बहुत ज़्यादा अहम होते हैं और इस वक्त तो हमें ज़्यादा ज़रूरत भी है क्योंकि हमारी जो मैशत जिस तरफ जा रही है, और जैसे कि चाइना के वजीर भी यहाँ पे आए और उन तमाम पार्टीज को इकट्ठा किया, IMF की तरफ से भी बार बार आता है कि आप सियासी गैर यकीनी को खत्म करें। तो उसकी वजह से अगर वजीर आजम कदम बढ़ा रहे हैं, जबकि वो अपोजिशन लीडर थे तब भी उन्होंने ये ऑफर की थी, उस वक्त भी वो नहीं माने थे, आज वो वजीर आजम होकर भी दावत दे रहे हैं उनको कि आए बैठे मामलात को हल करते हैं। तो जरूरी है कि ओपोजिशन जाए तो सही, जाके मुज़ाकरात में बैठे तो सही। ये मुज़ाकरात की तरफ कभी भी नहीं आते, और अगर कभी मुज़ाकरात में बैठ जाएं और कोई दरमियानी रास्ता निकलने लगे और किसी नतीजे पे पहुंचने लगे तो बानी पीटीआई उसको फौरन खत्म कर देते हैं। तो जो बानी पीटीआई की ईगो है, उस ईगो अपनी को पीछे छोड़ना नहीं चाह रहे। वो अभी तक सियासी मेच्योरिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे कि मैं सियासतदानों के साथ बैठ जाऊं और हम सियासत करके उसके अंदर से रास्ता निकालें। वो बंद गली में जाना चाहते हैं, हमेशा वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं। बार बार उनका यही कहना होता है कि हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे, जबकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आप क्यों नहीं हुकूमत की तरफ जाते जब आपको हुकूमत कहती है? सियासतदानों के साथ बैठना कब सीखेंगे? ये क्यों चाहते हैं कि हर दफ़ा इनको उठाकर गोद में बिठाकर इक़्तिदार की उसके अवानों में पहुंचा दिया जाए? भाई आप पहले अपने आप को सियासी तौर पे मैच्योर कर लो, अपनी गलतियों से सीख लो। जेल में बैठे हैं लेकिन गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुफाहमत चाहते नहीं हैं, ये मुल्क में हालात को बेहतर करना चाहते नहीं हैं।
सिर्फ इंतशारी पॉलिसी जो है वो उसके ऊपर इनका ये गामजन रहेंगे। तो मुझे तो जब आप शराइत लगा देते तो इसका मतलब साफ होता है कि जी हमने किसी मुज़ाकरात की तरफ नहीं जाना है, और ये इसी वजह से उन्होंने किसी बात को मानना भी नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, कल बड़ी अच्छी रिवायत हमने वज़ीर आज़म की जानिब से देखी। बड़ेपन का मुजाहरा हम देखते हैं, हर दफ़ा वो पहल करते हैं, बजाय इसके कि उनको हमने देखा कि जो कुछ माजी में उनके साथ हुआ, किस तरह से कैदबंद की सोबतें उन्होंने और उनकी फैमिली ने बर्दाश्त की, तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए वो गए और मिले। कल एक अच्छा मौका था कि उस पहल का जवाब बड़े मस्बत अंदाज में दिया जाता, लेकिन जो उन्होंने पेशकश की, जिस अंदाज में उन्होंने बात की, जो जवाब आया वो तो मायूस कुन है। अच्छा, शुक्रिया नाज़िया। देखिए जवाब क्या था? जवाब ये है कि आप पहले बानी पीटीआई को रिहा कर दें, आप 9 मई के मुकदमात वापस ले लें, और हमारी मैंडेट, और मैंडेट का मतलब क्या है, 180 नशिस्तें वो गिन के बताते हैं कि ये हमारी हैं। ये कैसे हैं ये नहीं बताते, लेकिन वो कहते हैं ये हमारी हैं। और ये मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के नतायज आने से पहले, इलेक्शन की शाम मैंने ये प्रोपेगेंडा सुन लिया था कि हमारी नशिस्तें 180 हैं। ये अभी नतायज नहीं आए थे, उस वक्त से ये कहा जा रहा है। तो आप ये बहाल कर दें, आपसे मुज़ाकरात कर लेंगे। अगर ये बहाल हो जाए नाज़िया, बानी पीटीआई रिहा हो जाएं, 9 मई वाले रिहा हो जाएं, और 180 नशिस्तें उनको दे दी जाएं, चाहे जैसे भी दी जाएं, तो फिर हुकूमत तो ये रहे कि नहीं, मुज़ाकरात किससे होंगे। Exactly. इसका मतलब ये है कि ना बांस नौ मन तेल होगा, ना राधा राचेगी, ना ये एक मुतालबात जो यानी कोई बुनियाद नहीं रखते, ना सियासी, ना हकीकी, ना अखलाकी, ना ये कोई तस्लीम करेगा, और ना इस पर मुज़ाकरात होंगे। और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो क्या होगा? मुज़ाकरात नहीं होंगे तो तसादुम होगा, और तसादुम के नतीजे में क्या होगा? आपकी मैशत मुस्तहकम नहीं होगी, बिल्कुल। आपका सी पैक का जो पूरा एजेंडा है वो तबाह हो जाएगा। और अभी आपको सोशल मीडिया पे किया जाने वाला एक प्रोपेगेंडे की हल्की सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वही एलिमेंट्स जिनको आप सब जानते हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि एक दफ़ा तो पाकिस्तान में श्रीलंका रिपीट हो जाना चाहिए, वरना ये लोग हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे, और फिर वगैरह वगैरह फलां 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 होता रहेगा। तो ये किसका ख्वाहिश है और किसका एजेंडा है? अभी आपने जिक्र किया कि एक जमहूरी रिवायत की पासदारी करते हुए वज़ीर आज़म गए अपोजिशन बेंचेस पर और सबसे हाथ मिलाया, तो ये और उनकी तरफ से जवाब आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। क्यों नहीं आया? सबब ये है कि जिसके ये फॉलोअर हैं, जिसके ये पैरोकार हैं, जिसे ये अपना कायद करार देते हैं, आलम इस्लाम का लीडर करार देते हैं, वो पार्लियामेंट में इस खदशे से बचने के लिए कि अचानक कोई सामने आके उससे मुसाफा ना कर ले, वो सीटों के दरमियान से गुजर के, बच्चों की तरह नहीं, बच्चे जब लड़ाई करते हैं और तो एक दूसरे से बचने के लिए फिर घुस आते हैं ना, अपने दोस्तों के दरमियान, सीटों के दरमियान घुस के, ताकि सामना ना हो। तो वो तो इस कदर बचपने से वो शख्स आया करता था पार्लियामेंट के अंदर। तो आप उससे कह रहे हैं कि मेचोरिटी नहीं, मेचोरिटी की कैसे तवक्को करेंगे? देखें, मेचोरिटी का मसला होता है कम अज़ कम इस सूरत में कि आपकी नीयत ठीक हो। लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक ना हो, अगर आप इस मुल्क में तसादम चाहते हो, आप श्रीलंका का रिपीट चाहते हो, आप वो न चाहते हो, हम अगले उसमें सेक्शन में डिस्कस करेंगे, आप इकनॉमिक कॉरिडोर न चाहते हो, तो फिर आप, इसका मतलब ये है कि पहले से तयशुदा आपका एजेंडा है। आपके यहाँ मेचोरिटी अपने एजेंडे के लिए होगी। पाकिस्तान और जमहूरियत, आइन, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए कोई मेचोरिटी नहीं है। आपकी मेचोरिटी इसलिए है कि आप इस मुल्क के फसाद बर्पा करें। पहले भी फसाद बर्पा किया आपने डिफेंस इंस्टॉलेशन पे, जिन पे दुनिया की में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जाके कोई हमला कर दे। इख्तलाफ बड़े होते हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, करते रहते हैं लोग, सारे करते हैं, और ये इस वक्त जो इक़्तिदार में इन्होंने नहीं किए, सबने किए हैं। लेकिन आपका डिफेंस तो डिफेंस है, उसके साथ आप कैसे लड़ाई कर सकते हैं? तो ये लोग अपने घर के पूरे हैं, इसमें अपने घर के मामले में मेचोरिटी का कोई मामला नहीं है। ये मैं बहुत सख्त बात है, लेकिन अवाम, पाकिस्तान, जमहूरियत, कॉन्स्टिट्यूशन,
इन सब मामलात की तरफ अखलास नहीं है। बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, ये जो मौजूदा माहौल है जिसमें हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद की पॉलिसी देख रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, सड़कों पर आने की बातें हो रही हैं, ये किसी तौर भी आपको मुज़ाकरात का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्या माहौल बनाना सिर्फ हुकूमत की एकतरफा जिम्मेदारी है या अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है? देखिए, इस वक्त तो मुज़ाकरात की जो फ़िज़ा बनी है, अच्छी बात है, हुकूमत को अप्रिशिएट करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए भी उन्होंने दिल बड़ा किया और चले गए हैं। हालांकि मुज़ाकरात हमेशा ही जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से किए जाते हैं और ज़्यादा यही देखा जाता है कि जी जो हुकूमतें होती हैं वो मुज़ाकरात को एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये है कि हमेशा कमेटीज़ बनती हैं जो ये कहती हैं कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। अब देखें, जब जहाँ तक आप माहौल की बात कर रही हैं, प्राइम मिनिस्टर ने तो एक दिल बड़ा किया है, वो तमाम लोगों से मिले भी हैं और उन्होंने कहा आए मुज़ाकरात करें। हमेशा ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करेंगे, हम चाहते हैं कि जी बानी पीटीआई को रिलीफ मिले। देखें, जो भी चीज़ आपको मिलनी है, सज़ाएं माफ़ होनी है, जो भी करना है वो अदालतों ने करना है, लेकिन जो जेल में फैसिलिटीज़ हैं या वो दूसरी चीज़ें हैं वो तो आपके बानी पीटीआई को हुकूमत के डायरेक्शंस पे ही मिलनी है। तो अगर आप हुकूमत के साथ बेहतर मुज़ाकरात करें, नेगोशिएशंस करें तो रिलीफ मिल सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत नहीं चाहती कि जी वो जी अगर बगैर एसी के रह रहे हैं, हालांकि एसी में सारी चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ उनको तमाम हैं, लेकिन उसके बावजूद जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो भी बड़ा झूठा है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले उनकी तमाम तस्वीरें भी बाहर आ गई थी। अब बात ये है कि मुज़ाकरात ये कहते हैं जी करने क्यों हैं, करने भी मुज़ाकरात अगर नहीं करेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। अच्छा, अब देखेंगे ये जो इस टाइम जो पार्लियामेंट की बात करते हैं कि वहाँ पे जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तमाम के तमाम जितने भी अपोजिशन बेंचेस के लोग हैं वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इमरान खान को रिहा किया जाए, हमें 180 नशिस्तें दी जाएँ, हमारा मैंडेट दिया जाए। किसी एक रुकन ने सीरियस तौर पर वहाँ पे जाके बैठ के बजट के ऊपर बात नहीं की, अपनी तजावीज़ नहीं दी। तो ये भी एक पॉइंट है। अब देखें कि मुज़ाकरात, वो पहले कहते हैं जी हम जो हुकूमत से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, हम तो किसी और से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात कर दी है तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसे मौके पर बात की है जब आपसे कोई मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, इस्टेब्लिशमेंट हमारी बिल्कुल आपसे बात करने को तैयार नहीं, आप उनके पैरों में पड़े हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं मुल्क के, उन्होंने अगर बात कर दी है तो इनको सोचना चाहिए और मुज़ाकरात के अपने जो मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात रखें। ये मुतालबा ना रखें कि जी पीटीआई के चेयरमैन को रिहा किया जाए, हमें नशिस्तें वापस दी जाए, हमें स्पेशल सीट्स वापस दी जाएँ, हमारे एनएफसी के जो हमारे सूबे का वो दिया जाए। बल्कि मुज़ाकरात ये होने चाहिए कि अगर तमाम जितनी भी जमातें हैं किसी चीज़ पे कंसेंसस करें कि ये मुल्क के लिए बेहतर है, इकॉनमी पे मुज़ाकरात करें, सिक्योरिटी इशूज़ पे मुज़ाकरात करें, इसके अलावा फॉरेन रिलेशंस पे मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात तो ये तो नहीं करने हैं कि जी इस वक्त जो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है, हमारा जो है नालियों का मसला है, हमारा गलियों का मसला है, ये नहीं है। मसले तो आपने मुल्क के करने, और मुल्क को 3 बड़े मसाइल का इस वक्त सामने, इकॉनमी का और सिक्योरिटी का और फॉरेन रिलेशंस का। आप तीनों चीज़ों पे मुज़ाकरात करें और आए, वेलकम करें। बल्कि आपके अपने भी कोई मुतालिबात हैं तो वो आकर आगे रखें। आपने देखा है कि एक तरफ तो ये कहते हैं जी हम मुज़ाकरात नहीं करते, लेकिन मुज़ाकरात के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप लेने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। बहुत सी दूसरी जो वो हैं कमेटीज़ की चेयरमैनशिप लेने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, वहाँ पे हो जाते हैं। जहाँ पे मफादात आते हैं वहाँ पे मुज़ाकरात हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे उनके अपने मफादात नहीं हैं वहाँ पे मुज़ाकरात नहीं होते। क्योंकि अगर वो मुज़ाकरात करेंगे, जिस तरह आपने इंट्रो में कहा, कि फिर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी बेहतर होगी, फॉरेन रिलेशंस बेहतर होंगे, तो मुल्क चलता हुआ उनको नज़र आता है। इसलिए वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सर ये जो मशरूत शराइत वाला मामला है इसको आप कैसे देखते हैं? सर दूसरा, हमने ये देखा कि बानी पीटीआई अपने दौरे हुकूमत में जब कश्मीर के मसले पे बात किया करते थे तो वो मोदी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार थे, बार बार उनको मुज़ाकरात की बात भी करते थे। लेकिन जब आप अपने घर की बात हो रही है, इसके मसाइल की बात हो रही है, तो वहाँ पर वो डायलॉग उनकी जो जमात है वो करने के लिए तैयार नहीं है। सर ये कैसा रवैया है? देखिए, असल मामला ये है कि मुज़ाकरात होने किस बात पर हैं। जिन बातों पर मुज़ाकरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने की बात कर रही है वो तो काबिल कबूल हो ही नहीं सकते। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि मैं आपसे ये कहूं कि आप अपनी पोजीशन छोड़ दीजिए और मैं आपकी पोजीशन पर बैठ जाऊंगा, फिर ये जो बात है ये आप तस्लीम कर लें, तो फिर हम बात करेंगे कि ये प्रोग्राम चलाना कैसे है।
देखिए ये जो बातें हैं, ये जो डॉक्टर साहब ने आपको खासी क्लैरिटी के साथ ये बात बता दी है कि उनका मकसद मुज़ाकरात करना नहीं है, क्योंकि जो मुज़ाकरात की शराइत, फ़र्ज़ कर लीजिए कि इन शराइत को अगर दुरुस्त भी तस्लीम कर लिया जाए तो ये जब मुज़ाकरात हो जाएंगे तो उसका क्या नतीजा बरामद होगा? नतीजा ये बरामद होगा कि ये हुकूमत जो है ये घर चली जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है उसको इंस्टॉल कर दिया जाए। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इस तरह मामलात नहीं हुआ करते। ना ये सियासी कोई जिसे कह लीजिए कि कोई विजन है, ना ही ये कोई एक आम बच्चा जो है उसको भी ये बात कही जाए तो वो ये बात तस्लीम। देखिए, जहां कहीं पेशगी शराइत के साथ कोई बात की भी जाती है, वहां पर पहले ये बात तय की जाती है कि जो दोनों फरीक होते हैं वो एक एक कदम पीछे हट जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटते हैं, तो वो रूम और वो स्पेस मिलता है जिसके अंदर बातचीत की गुंजाइश पैदा होती है। ये जो गुफ्तगू अब तक की जा रही है, ये जो बात कही जा रही है, ये बात दुरुस्त है कि ये जो मैंडेट वाला मामला है या 180 नशिस्तों का जो ख्वाब आया हुआ था, ये जो इंतखाबी नताइज आने से पहले ही इसका प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया था और उसी की वजह से फॉर्म 45 जाली बनाकर मीडिया को तकसीम किए गए थे। चूंकि वो जाली फॉर्म 45 तकसीम की गए मीडिया को, इसलिए 8-10% जो नताइज थे उसके ऊपर ये अवाम में ये बात कही जाने लगी या अवाम को ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो नशिस्तें जीत रही है। अब मसला ये है कि ये सारे जो टैक्टिक्स हैं ये सबके सामने हैं, प्रोपेगेंडा भी सबके सामने है, सारों को सब बातें समझ आती है। गौरसी साहब की ये बात दुरुस्त है कि आप ये देखिए कि क्या आपका जो असम्बली का किरदार है, असम्बली में जो किरदार आपको अभी रिसेंटली अदा करना चाहिए था, जिसके लिए अवाम ने मुंतखब करा के आपको असम्बलियों में भेजा, क्या आपने वो अदा किया? क्या आपने वो जिम्मेदारी अदा की? क्या आपने बजट में उस तरह से हिस्सा लिया जिस तरह से आपको हिस्सा लेना चाहिए था बतौर अपोजिशन के? आप ये देखिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहादी होने के बावजूद उन्होंने बजट पे अपनी रिजर्वेशंस दी, बजट पे उनसे बातचीत की गई और जो मामलात तस्लीम किए जा सकते थे वो हुकूमत ने तस्लीम किए और तस्लीम करने के बाद कुछ तब्दीलियां की गई। अब मसला ये है, ये जो आप बात कर रही हैं कि मोदी साहब से हुकूमत मुज़ाकरात की बात हो, किसी से भी मुज़ाकरात की बात हो, जब तक आप अपने जो भी बयानिया आपने बनाया है या जो भी आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं या जो भी आपकी शिकवा शिकायत है, उससे आप जब तक पीछे नहीं हटेंगे, मुज़ाकरात के लिए वो गुंजाइश नहीं बन सकती। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुज़ाकरात करेगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। एक्चुअली वो स्टैब्लिशमेंट से जो बात करती है मुज़ाकरात की, दरअसल वो एनआरओ लेना चाहते हैं, जिसका वो कल तक ताना दिया करते थे दूसरी सियासी कुव्वतों को कि वो एनआरओ लेना चाहते हैं। क्या आज जिस वक्त ये फैसला आया है बानी तहरीक के इद्दत केस के फैसले का, उसके बाद उमर अयूब साहब ने जो गुफ्तगू बाहर खड़ा होकर की है, क्या वो एनआरओ की डिमांड नहीं है? क्या वो एनआरओ नहीं मांग रहे? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एनआरओ नहीं मांग रही? अगर वो एनआरओ नहीं मांग रही तो फिर ये मामला जो है ये सामने हमारे आ ही नहीं सकता। आपके पास एक असम्बली का फ्लोर मौजूद है, आपने जो गुफ्तगू करनी है अवाम ने मुंतखब करके आपको वहां भेजा है। आपके पास चूंकि नशिस्तें जितनी भी मौजूद है उससे आप हुकूमत नहीं बना सकते। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी दावत दी थी हुकूमत बनाने के लिए और उसके बाद जब आपने उस दावत को रद्द कर दिया तो कोई सिवाय मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बनाने के अलावा कोई तीसरी चॉइस मौजूद नहीं थी। तो जब आपके पास हुकूमत आप बना नहीं सकते और किसी दूसरे के साथ आप बैठ नहीं सकते, तो उस सूरत में क्या गुंजाइश रह जाती है और आप किस तरह से हुकूमत बना पाएंगे? आपके पास अगर हुकूमत बनाने की मामलात होते तो आप पहले बना सकते। अब वो चाहते हैं कि जी उनके पास जो नहीं है वो उन्हें फराहम किया जाए, फिर वो फराहम करने के बाद एक ऐसा नंबर बनाया जाए जिससे वो हुकूमत करने और बाकी सारी जो ताकतें हैं या सियासी कुव्वतें हैं उनको एक साइड पर धकेल दिया जाए। ये इस तरह से मामलात जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अब मामलात आगे बढ़ाने नहीं है। उनका एजेंडा 9 मई को भी सामने आ गया था, 9 मई के बाद भी सामने आता रहा, 9 मई के पहले भी सामने आता रहा जब उन्होंने IMF से डील खराब की। तो अल्टीमेटली उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतशार पैदा करना है इस मुल्क के अंदर। वो सियासी इस्तेहकाम नहीं आने देंगे। वो 2014 से लेकर आज तक उन्होंने सियासी इस्तेहकाम नहीं आना, जब वो खुद हुकूमत में थे तब सियासी इस्तेहकाम उस मुल्क में नहीं आ सका। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कोई सियासी कुव्वत के तौर पर आगे अपना सर्वाइवल देखते हैं, इसलिए वो ना मुज़ाकरात करेंगे ना वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो सिर्फ वक्त फिर अब रास्ता क्या है सर? क्या राह निकाली जा सकती है मुज़ाकरात की? एक आम आदमी जिसकी जिंदगी में पहले ही बहुत मसाइल हैं,
जो वोट दिए बैठा है इस उम्मीद के साथ कि उसके मसले हल होंगे, उसका तो सवाल यही होगा ना कि मेरे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम फिर कब आएगा, मेरे मसाइल का हल कौन निकालेगा, फिर वो किसकी तरफ देखें सर? नाज़िया, ये तो उन्होंने देखना तो सियासी जमातों की तरफ ही है और वो हुकूमत की तरफ ही बजा तौर पर देखेंगे, और इसीलिए वज़ीर आज़म साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए ये ख़ास तौर पे चाइना के ये जो रिसेंटली एक हाई पावर्ड डेलीगेशन पाकिस्तान से होके गया, जिन्होंने एक कौमी मुशावरत की पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने ये ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए पार्लियामेंट के अंदर की तमाम फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया जाए, एतमाद में लिया जाए। उन्होंने अपोजिशन के बेंचेस पे गए, उन लोगों के साथ मुसाफा किया, फिर उनको इनवाइट किया कि आएँ, अगर आप लोगों को कोई, आप समझते हैं कि आपके बानी चेयरमैन के साथ कोई ज़्यादती हो रही है जेल में या कोई और मामला है, तो उसको भी डिस्कस करते हैं और हम पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ को एक मेज़ पे रख के उस पर बात करते हैं। लेकिन असल सवाल यही है कि जो पीटीआई है वो विक्टिम है अपने उस एक वन पार्टी रूल के नैरेटिव की विक्टिम है, और वो उसमें से कभी भी बाहर निकल नहीं सकी, जब वो इक़्तिदार में थे तब भी और वो जब अपोजिशन में तब भी। तो ये एक बदकिस्मती है कि लोग तो जंगों में भी मुज़ाकरात की एक खिड़की खुली रखते हैं, और पार्लियामानी ढांचा जहाँ जहाँ पे भी है जिन मुल्कों में, ये बेसिकली एक तरह से पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की सारी आवाज़ों को मेन स्ट्रीमिंग करने के लिए पार्लियामेंट बनती है, और पार्लियामेंट का मकसद ही बातचीत है, कॉन्फ्रेंसिंग है, गुफ्तगू है, पॉलिसीज़ के ऊपर बात है, पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर बात है, गवर्नेंस के ऊपर बात करनी होती है पार्लियामेंट में। लेकिन बदकिस्मती से वो आपने देखा कि पिछली दफ़ा भी ये जो जब चाइना के वज़ीर की एक मुशावरती कॉन्फ्रेंस हुई, उसके फ़ौरन बाद जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि पाकिस्तान में इकॉनमी भी बिखर रही है और इस्तेहकाम भी बिखर रहा है, लेकिन जब इकॉनमी को संभालने की बात आती है और मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाने की बात आती है तो उस वक्त वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि आज अगर उनके ये मुतालबे मान भी लिए जाएं, वो जो एनआरओ मांग रहे हैं वो उनको दे भी दिया जाए, फिर भी वो एक हेल्दी पॉलिटिकल रवैया नहीं अपनाएंगे, वो अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद इसी तरह एक अलग रखेंगे। ये उनकी सियासी बलूगत। अगर हम वाइंड अप करें और अपने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ें तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाक़यात हैं ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा मसला है, अमन व इस्तेहकाम के लिए भी और माशी इस्तेहकाम के लिए भी, जिसकी जानिब हुकूमत की तमाम तवज्जो जो है वो मरकूज़ है। यही वजह है कि हुकूमत ने विजन अज़्म इस्तेहकाम के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन का ऐलान किया है, और हुकूमत की जानिब ये कहा गया है कि ये जो ऑपरेशन है एक स्ट्रेटजी के साथ चलेगा। हम जानते हैं कि केपी और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इस वक्त जारी हैं, उसी में तेज़ी लाने की ये एक कड़ी है, और हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की इस जंग में बेइंतहा नुकसान उठाया है, अरबों डॉलर्स पाकिस्तान के इसमें लगे हैं जिनकी कोई वापसी अभी नहीं हुई, मदावा नहीं हो सका। 80,000 से ज़्यादा कीमती जानें हमारी इसमें गई हैं मासूम शहरियों की। आज भी हमारे जवान जो हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, लिहाजा इस ऑपरेशन की ज़रूरत और इसकी अहमियत को हमें समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ अपोजिशन मुखालिफत बराए मुखालिफत का रवैया अपनाते हुए इस ऑपरेशन की मुसलसल मुखालिफत कर रही है। आज भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की जानिब से करारदाद मंजूर की गई जिसमें इस ऑपरेशन की मुखालिफत की गई। हमने देखा कि इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक तफसीली प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन गुज़श्ता ऑपरेशन से क्यों कर मुख्तलिफ है, और हुकूमत तभी इस ऑपरेशन को लॉन्च करेगी जब वो तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेगी। अब मामला किस तरफ जा रहे हैं इस ऑपरेशन के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। शनीला, मैं आप ही की जानिब आऊँगी। हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातों की जानिब से विजन अज़्म पाकिस्तान की मुखालिफत जो है वो नज़र आ रही है। क्या ये चीज़ कौमी मफादात के बरक्स सियासत पर मबनी नहीं है?
नाजिया, जो ऑपरेशंस जब भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ स्टार्ट हुए पाकिस्तान में, तो पीटीआई ने हमेशा उसकी मुखालफत की है। उसको एक तो सियासत भी समझ लें और दूसरा शायद वो नज़रियाती तौर पे भी उनके करीब है कि जब 2013 में भी स्टार्ट होने लगे थे ये ऑपरेशन स्टार्ट होने लगा था, उस वक्त भी जो थे उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वो चल के खुद इमरान साहब के पास उनके पास बनी गाला गए इस मामले के लिए। फिर उनको इन कैमरा ब्रीफिंग उनके लिए ख़ास तौर पे अरेंज की गई, जहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी गई ये ऑपरेशन क्यों ज़रूरी है। वो तालिबान को भाई कहते हैं, वो गुड तालिबान बैड तालिबान की उससे निकल ही नहीं रहे हैं, जबकि तालिबान तालिबान है, ना गुड तालिबान ना बैड तालिबान। जो दहशतगर्द है, जो आपकी पार्लियामेंट को नहीं मानते हैं, जो आपकी आइन कानून को नहीं मानते, आपके धमाके कर रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों को शहीद कर रहे हैं, उनमें बैड और गुड की कोई तमीज भी नहीं होती है। ये तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं कि हम ऑफिसेस खोल के देंगे। 40,000 तालिबान इन्होंने खुद ला के खैबर पख्तूनख्वा में बिठाए हैं। 10 साल से इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इन्होंने अपनी जो वहाँ पे जो सिक्योरिटी की फोर्सेस थी, पुलिस थी, उनको बिल्कुल कोई असला दे के इक्विप नहीं किया कि उनका मुकाबला कर सके। अब ये जो विजन इस्तेहकाम है, इसका क्या मकसद है? दहशतगर्दी को ख़त्म करना, स्मगलिंग को ख़त्म करना, मनशियात फरोशों को ख़त्म करना। तो इससे मसला उन्हीं को होगा ना जो इनके साथ इन्वॉल्व होंगे। अब जो सो कॉल्ड जिरगा हुआ, और अभी आप उसकी करारदाद पढ़ लें कि जी अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे तजारत को खोल दिया जाए। अब जो हुकूमत ने SOPs रखे हुए उसके मुताबिक क्यों ना तजारत हो, उसको खोल दिया जाए ताकि वहाँ से स्मगलिंग भी हो और वहाँ से दहशतगर्द भी आते जाएं आपके मुल्क के अंदर। इसी तरह जो ईरान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ से ऑयल जो है वो स्मगल होता है, वो 10-20 रुपए का किया जाता है, एक तैयारी के ऊपर 40-50 रुपए लीटर उनको पड़ता है, जाके 220-240 के ऊपर बेच रहे होते हैं। वो जो पैसा आता है वो उन तमाम अनासिर में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। विजन इस्तेहकाम का मतलब यही है कि सियासी इस्तेहकाम, माशी इस्तेहकाम, जो मुहिब्बे वतन होगा, जो चाहेगा कि हमारे मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, ये मनशियात फ्लो, स्मगलों का, दहशतगर्दी का खात्मा, वो इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। हाँ, बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में ले जाएं, आप डिस्कस कर लें, पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग दे दें, लेकिन ये कह देना कि जी ये ऑपरेशन होने ही नहीं चाहिए, आप मुज़ाकरात करिए। आपने कितनी देर मुज़ाकरात खेलना है, और हमने माजी में बहुत दफ़ा इनके साथ मुज़ाकरात करके देख लिए हैं। जो आपके मुल्क के अंदर मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहा है, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो आपके सिक्योरिटी फोर्सेस को, आपके शहरियों को शहीद करें, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तमिलनाडु को किस तरह श्रीलंका ने ख़त्म किया था, जो उनके मुल्क के अंदर वो खुद को हमले कर रहे थे, जो दहशतगर्दी कर रहे थे, वो मुज़ाकरात में नहीं पड़े थे, उन्होंने उनको ख़त्म किया था। तो ये अब ये जो खेल है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए। अब ये जो ऑपरेशन है या विजन इस्तेहकाम जो आपका सब कुछ है, इसको सख्ती के साथ इसके ऊपर आप अमल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। सजाद अनवर साहब, सर मैं आपको शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। सर, विजन अज़्म इस्तेहकाम पाकिस्तान, अगर हम आम अल्फाज में अपने नाज़रीन के लिए बताना चाहें, इसका मकसद क्या है सर, और हम क्यों समझते हैं कि ये ज़रूरी है इसका किया जाना? नाज़िया इसलिए ज़रूरी है कि आपने देखा कि हमारी मईशत जो है और पाकिस्तान की जो इवन जो इस वक्त कंडीशंस हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान मुख्तलिफ जो मालियाती अदारों से लोन लेकर अपना बजट बनाता है, पाकिस्तान को ग्रोथ की तरफ जाना है, पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, पाकिस्तान को CPEC के अगले मरहले को स्पीडी अंदाज में तय करना है। इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है, पाकिस्तान में मईशत की बहाली के लिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक हो। जब सिक्योरिटी एनवायरनमेंट ठीक होगा तो इकॉनमी फ्लरिश करेगी और मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। और इस्तेहकाम दो तरह का है, एक सियासी इस्तेहकाम होता है और दूसरा इस्तेहकाम होता है जो आपके सिक्योरिटी के मुख्तलिफ टूल्स हैं, वो एक एनवायरनमेंट ऐसी खड़ी कर देते हैं जिसमें लोग समझते हैं कि अब यहाँ पे सिक्योरिटी का और इस लिहाज से कोई ख़तरा नहीं है। तो ये तो बहुत ज़रूरी था और ज़रूरी है, और पाकिस्तान को तो इसकी बहुत पहले से ज़रूरत थी कि इस तरह का विजन जो है वो पिछले 15-20 साल पहले से आ जाना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं होना चाहिए। जैसे अभी शनीला अमार साहबा ने कहा कि रियासत किसी को इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई दूसरा ग्रोह जो है वो हथियार उठा सके, हथियार रख सके। पावर की मोनोपोली और पावर को एग्जीक्यूट करने की मोनोपोली जो है वो सिर्फ रियासत के पास होनी चाहिए। और यही वजह है कि आज जो मुख्तलिफ हुकूमतों के कंप्रोमाइज़ और ख़ास तौर पे
पीटीआई के जो समझौते थे उसके नतीजे में जो केपी है और केपी का एक एरिया है जो कि अभी तक वहाँ पे हमारे जो मसल्ह अफवाज के नौजवान हैं वो फाइट कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी जानें निछावर कर रहे हैं। इसी तरह बलूचिस्तान है, उसमें हमारे मुखालफ मुल्कों की लॉबीज़ काम कर रही हैं, ऐसे ममालिक काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं चाहते, जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को ख़राब करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान और चीन की ये जो मुश्तरका वेंचर है सी पैक उसको सबोताज करना चाहते हैं। तो इन सारे लोगों को रोकने के लिए स्टेबिलिटी का और इस्तेहकाम का ये जो विजन है ये तो बहुत नागज़ीर है, लाजमी है, और इसके रास्ते में जो भी रुकावट होगी उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है, खा वो सियासी हो खा वो कोई मिलिटेंट ग्रुप हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जरगा हुआ ख़ास तौर पे पेशावर में वो बहुत वन साइडेड था। उन्होंने इस विजन को समझने की बजाय उसको सिरे से उसके खिलाफ करारदादें जो पास की हैं, मैं समझता हूँ वो गैर जिम्मेदाराना है। और जैसा कि हमारे वज़ीर दफ़ा ने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को जब ये ब्रीफ किया जाएगा इसके ऊपर, और अचकज़ई साहब को या पीटीआई के दूसरे लोगों को, तो वो अगर पाकिस्तान के साथ उनका हुब्बल वतनी का एक रिश्ता है तो वो इसको तस्लीम करेंगे, और अगर वो किसी इंतशारी धड़े के साथ हैं या बैनुल अक़वामी किसी साजिश का हिस्सा है तो फिर वो ज़रूर इसकी मुखालफत करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अलावा नाज़िया साहबा कोई दूसरा मामला है जिस तरह सजाद साहब फरमा रहे हैं, क्या इसमें हुकूमत वक्त के लिए कंसेंसस पैदा करना आपके ख्याल में क्या एक अपहिल टास्क होगा? मैं मौजूदा अपोजिशन की जो रवैया है तनकीद बराए तनकीद का, उसके पेश नज़र ये सवाल आपसे रखना चाहूंगी। जी यकीनन ये खासा अपहिल टास्क होगा। उसकी वजह यह है कि आप ये देखिए कि इस ऑपरेशन से किस किस को तकलीफ होगी या किस किस के मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे। अफ़गान तालिबान के अगर आप मामले को गौर करें तो उस पर भी हम ये बताते हैं कि अफ़गान तालिबान जो है वो जो पाकिस्तान से गए हुए तालिबान हैं जिन्होंने उनकी हुकूमत बनाने में किरदार अदा किया, वो उनसे दगा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अफ़गान तालिबान मजबूर हैं और वो पाकिस्तानी जो टीटीपी है या पाकिस्तान की तरफ से जो लोग गए हुए हैं वहाँ पर उनकी जैसे कह लीजिए कि उनकी बेखनी करने में नाकाम नजर आते हैं। आपको याद होगा इंतखाबात के अंदर सिर्फ एक जमात ऐसी थी जो केपीके के अंदर खुल्लम खुल्ला जो अपनी जो कैंपेन है वो चला रही थी, बाकी दीगर जमातें जो हैं वो नहीं चला सकी। मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत कोशिश की लेकिन शायद उनकी बात नहीं बन पाई थी। एएनपी के साथ जो मामलात रहे वो भी आपके सामने हैं, जो मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी है वो भी किस हद तक वहाँ कैंपेन चला पाई ये भी आपके सामने है। देखिए बात क्या है, बात यह है कि इस ऑपरेशन से किसको क्या मसला हो सकता है। एक बात इस कौम ने 2014 सानिया एपीएस के बाद तय कर ली थी कि दहशतगर्दों के साथ हम किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। ये पॉलिसी हमारे यहाँ रही और उसका नतीजा कौम ने देखा कि जब हमने मुकम्मल रिजॉल्व के साथ तमाम स्टेक होल्डर के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी तो चंद सालों में हमने तकरीबन वो ख़त्म कर दी थी। दहशतगर्दी पाकिस्तान से रूट आउट हो गई थी। माँ सिवाय कोई इक्का दुक्का वाक़यात वो भी आपको गाहे बगाहे नज़र आते थे, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो शिद्दत है उसमें भी बहुत कमी आ चुकी थी और उनकी तादाद में तो खैर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज आया था कि कहाँ दर्जनों वाक़यात रोज़ाना होने लग पड़े थे और कहाँ जो है वो महीनों बाद कोई एक आध वाक़या होता था। तो जब आप इस पोजीशन में थे उस वक्त पॉलिसी में एक तब्दीली की गई और उस वक्त भी इसी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पॉलिसी में तब्दीली की जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। सो बेसिकली वो लोग जो इनके करीब है, शनीला ने बहुत क्लैरिटी के साथ आपको ये बात बता दी है कि दरअसल इनकी आइडियोलॉजी मैच करती है, ये एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और केपीके के अंदर ये मुमकिन नहीं है कि अगर उनके खिलाफ ऑपरेशन जब शुरू किया जाएगा तो जिन लोगों को उन्होंने असम्बलियों में आने की और कारोबार करने की और उनके साथ मिलजुल कर मामलात आगे बढ़ाने की इजाज़त दे रखी है या जिनके साथ मिलकर वो ये सारे मामलात चला रहे हैं, उनके जब मुआशी और दूसरे मुफादात को गजंद पहुंचेगी तो वो इन लोगों के गिरेबान पकड़ेंगे और जब इनके गिरेबान पकड़े जाएंगे तो इनके लिए खासी मुश्किल होगी। दरअसल इसलिए ये सारी मुखालफत जो है वो हमारे सामने आ रही है। अदरवाइज इस मुल्क के अंदर ये बात हर तबका, हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला और हर इंसान जो है पाकिस्तानी जो है उसके दिमाग में अच्छे तरीके से मौजूद है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है।
रियासत ने इसको नौशाद करके साहब, भी मैं देखा आपके है और पॉइंट इसके को डॉक्टर नताइज साहब भी की तरफ देखे लेके जाना हैं और उसके चाहूंगी। बाद इनको रिलैक्सेशन देके भी नताइज। बिल्कुल ठीक, नौशाद साहब आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी हमारा मसला है, इस पर सबका इत्तेफाक है, दहशतगर्दों का कला कमा होना चाहिए, बिल्कुल इत्तेफाक है, हमारे जवान हर रोज़ अपनी जानें दे रहे हैं, इस पर भी सबका कंसेंसस है। फिर कन्फ्यूजन कहाँ पर है जब हुकूमत इनके कला कमे के लिए ऑपरेशन की बात करती है, तो मसला क्या हो रहा है फिर? कन्फ्यूजन कहीं नहीं है, ठीक, मफादात का खेल है। लेकिन मैं ज़रा सा आपको जिस तरह से गुफ्तगू हुई है उससे ज़रा सा हटा के कल की एक गिरफ्तारी पर मैं आपको लेके आना चाहता हूँ। जी एक मौलवी नसरुल्लाह मंसूर नामी शख्स का जी 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 सामने आया है, पकड़ा गया। तालिबान की जो अहम कमांडर था वो और उसके पॉलिसी मेकर्स में शामिल था। उसने जो इंकशाफात किए हैं वो तवज्जो तलब हैं। दुरुस्त, उसने जो पहली बात की, हमारा मेन टारगेट जो है वो सी पैक था, नंबर 1। उसने दूसरी बात यह की कि हमारा दूसरा टारगेट जो था पाकिस्तान की इकोनॉमी थी। हमारा तीसरा टारगेट ये है कि आपकी जो सिक्योरिटी के मामलात हैं वो कभी काबू में ना आ सके। चौथी बात उसने ये की कि जो आपके यहाँ मिसिंग पर्सन का मसला है उसमें से 90% लोग अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कौन लेके गया उनको? अब किसी की क्या कहते हैं शान में गुस्ताखी न हो तो कल का जो आपको नज़र आया है जिरगा, कल या परसों जिसे खिताब किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने और बाज़ दीगर लोगों ने, उसमें वही लोग तो बैठे हुए हैं जो आपके यहाँ स्मगलिंग होती थी डॉलर की। वही लोग तो हैं जो ये जिन्होंने पनाह दी हुई थी गैर कानूनी गैर पाकिस्तानियों को, गैर मुल्कियों को, अफगानों को, जो गैर कानूनी तौर पर लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद थे। और फिर उनकी करारदाद सब ने यहाँ जिक्र कर दिया, सारे दोस्तों ने, सजाद साहब, नौशाद, दीगर दोस्तों ने भी, शरीला ने भी, कि उनकी करारदाद क्या है कि आप इल्लीगल कारोबार की इजाज़त दे दें। उनकी करारदाद ये है कि आप स्मगलिंग की इजाज़त दे दें। क्यों दे दें उसकी वजह आपको बता दी गई। तो और ख़ास तौर पर जो सबसे बड़ी बात है कि सी पैक के मराकज़ उसका निशाना है। और ये मैं और आप नहीं कह रहे जो सी पैक के हक़ में है, ये वो शख्स कह रहा है जो उस पर हमले करता रहा है, तालिबान का कमांडर नसरुल्लाह मंसूर, मौलवी नसरुल्लाह मंसूर। उसने ये कहा कि हमारा ये टारगेट था। तो इस टारगेट से इस जो जिरगा वहाँ हुआ विजन अज़्म इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ PTI ने मुनक़िद किया। हाँ। अब आपको ये सारी कहानी उससे समझ नहीं आ रही कि वो क्या चाहते हैं। फिर ये बात उसी से जुड़ जाती है कि इस मुल्क के मुज़ाकरात क्यों नहीं हो पा रहे, इस मुल्क पे सियासी इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा, इस मुल्क की मईशत को क्यों ख़राब किया जा रहा है। और आपको याद दिला दूँ, फिर याद दिलाऊँ, ये कई बार मैं याद दिला चुका, ये बुनियादी बात है, ये हमें लिख के रख लेनी चाहिए। इकनॉमिस्ट, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है पर्चे का, इकनॉमिस्ट ने लिखा था कि पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन बानी PTI है कि जब मईशत मुस्तहकम होने लगती है वो धक्का दे देता है। अच्छा, वो बात पुरानी हो गई। अब कल के जो वाक़यात हैं उनकी रोशनी में आप देख लें जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ, जो कुछ चीनी वज़ीर की आमद पर किया चीनी वज़ीर के सामने, फिर अगले रोज़ पार्लियामेंट में, फिर आपने ये जो जिरगे में हो गया, फिर नसरुल्लाह मंसूर के इंकशाफात, ये सारे चीख चीख के वाक़यात साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की, पाकिस्तान के डिफेंस को तबाह करने की ये एक साजिश है। इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही एहतियात के साथ, बहुत दानिशमंदी के साथ और बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ इन अनासिर को कुचलने की ज़रूरत है जो आपका ये सारे मामलात बिगाड़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मौलवी नसरुल्लाह मंसूर की गिरफ्तारी इस ऑपरेशन की बुनियाद पड़ गई है और बड़ी दुरुस्त बुनियाद पड़ी है। बाबर साहब, आप भी क्या ये समझते हैं कि ये ऑपरेशन जो है इस वक्त की अहम ज़रूरत है? वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट कि हम इसका बस कला कमा करें, और इसके लिए हम सबको एक पेज पर होना होगा, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, तो मैं भी इसी जाने भी आऊँगा। अब बात ये है कि देखें, जब कैबिनेट ने इस ऑपरेशन की इजाज़त दे दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको पार्लियामेंट में भी लेके जाना चाहिए, क्योंकि
जो हुकूमत होती है वो फैसला करती है कि ऑपरेशन होना चाहिए। बाबर साहब, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने अति के लिए। तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, हर जगह होते हैं। जब ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म शुरू हुआ तब भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, रद्दुल फ़साद शुरू हुआ तब भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब ये अज़्म इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, इनको फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर यही हुकूमत में होते तो इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना होते, क्योंकि फिर इन्होंने तमाम चीज़ें इनके लिए सही होती हैं। अब देखें अज़्म इस्तेहकाम करने का मकसद क्या है? एक तो ये है कि आपने जो ये ऑपरेशन का स्टार्ट किया, जिस तरह शनीला ने कहा है कि बॉर्डर जो हैं वो क्लोज़ कर दिए। बॉर्डर क्लोज होने की वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, इंपोर्ट कम हुई है, तो इसका क्रेडिट भी आप जो है वो SIFC और इस ऑपरेशन के साथ आप जोड़ सकते हैं। तो इसलिए, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो बत्ता लेते हैं, माफियाज़ हैं जो यहाँ से लेके लोगों को स्मगल करके लेके जाते हैं। इसी तरह अगर ऑपरेशन की बात हो रही है तो अगर वो चाहते हैं हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज या सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं जो जिनके साथ सिविल तमाम मिल के ऑपरेशन करेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जब वो ऑपरेशन करेंगी तो अगर वो किसी के घर की तलाशी लेते हैं, हाइड आउट्स में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे क्या पाकिस्तान के खिलाफ तो कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही, क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ें तो नहीं हो रही कि डॉलर स्मगल हो रहा है या यहाँ पे जो दहशत गर्दी हो रही है उनको जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये अज़्म इस्तेहकाम जो है ये कामयाब तरीन ऑपरेशन होगा और आप देखेंगे इसके जो हैं ना सिर्फ अच्छे नताइज आएंगे बल्कि जो पाकिस्तान की थोड़ी बहुत मुश्किलात थी वो भी हल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। दुआ में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।